अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में 11 नशिस्तों पर पीटीआई के 6, जेयूआईएफए और पीपल्स पार्टी के 2 और मुस्लिम लीग नून के 1 सेनेटर मुंतखब हुए। नताइज साबित करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के दरमियान 6-5 नशिस्तों का तयशुदा फॉर्मूला अमली शक्ल इख्तियार कर गया। इन इंतखाबात की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान साहब के दस्तबरदारी से इनकार की वजह से इस लाहासिल मश्क की जरूरत पड़ी। ताहम खुर्रम ज़ीशान साहब एक भी वोट लेने में नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों के सरकारी नताइज का ऐलान करते हुए फॉर्म 58 जारी कर दिए। सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और मिर्जा आफरीदी जनरल नशिस्तों पर मुंतखब हुए। आजम स्वाति टेक्नोक्रेट और रुबीना नाज खातून नशिस्त पर कामयाब हुई। अपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के तला महमूद, जमीयत उलमा इस्लाम फे के अताउल हक दरवेश और मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद खान जनरल नशिस्त पर मुंतखब हुए। जेयूआईएफए के दिलावर खान उलमा और खातून नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब हुई। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी का फैसला वफाकी हुकूमत के हक में जाने से सेनेट इंतखाबात पर गहरा असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 25 अरकान हुक्मरान इत्तेहाद को प्यारे हो गए और 19 अरकान पर मुश्तमिल एक सेनेट की नशिस्त खालिसतन हुक्मरान इत्तेहाद की हो गई। गुज़िश्ता रोज केपी असेंबली इजलास में कोरम पूरा ना होने से लेकर छुट्टी वाले दिन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से इंतजामी ऑर्डर के जरिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब को हलफ बर्दारी की हिदायत जारी करने से मजीद सवालात खड़े कर दिए गए हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति साहब की जानिब से इस फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने से क्या मामला मजीद तूल पकड़ेगा, अगरचे इससे नताइज पर अब कोई फर्क नहीं पड़ना। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर ने हुकूमती बेंचों और अपोजिशन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 6-5 का फॉर्मूला हमने दिया। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक केस में अदालती हुक्म के बावजूद रिपोर्ट पेश न करने के ज़मन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में तहरीरी जवाब जमा कराने का पाबंद किया है। फैसले में जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने अज़म का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि वो अपनी जुडिशल पावर्स इस्तेमाल करके अदालत की इज्जत बरकरार रखेंगे। उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेमोलिशन स्क्वाड लाया गया। हमने इंसाफ के सतूनों पर एक के बाद एक हमला होते देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निज़ाम को बार बार जख्मी किया और इसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुंचा दिया, जो इंसाफ के निज़ाम को जख्मी कर रहा है। ये सूरत हाल बैक वक्त दिल दहला देने वाली और मज़ाहिया भी है। केस के दरख्वास्त गुजार साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का कहना है कि मैं जस्टिस एजाज इसहाक को खिराजी पेश करता हूं। इस नोटिस से साबित हो गया कि वफाकी हुकूमत अदालत के साथ कोई ताउन नहीं कर रही, बल्कि रिहाई में रुकावट है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, हमें पैनल में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और मुईज़ जाफरी साहब सीनियर माहिर कानून इस वक्त हमें वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। मुईज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती हैं आप लोगों के लिए, वो कैसे हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। बात यह कि अदालतें जब कभी भी आइन और कानून की ज़रूरत होती है और स्पेशली इन एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल अदालत का कोई ये तो नहीं कि 9 to 5 जो है, नहीं पीटीआई के टाइम पे भी खुली। हम तो ये भी कहते थे कि रात 12 बजे अदालतें खुली, कई दफ़ा कई खुली। वो आपके लिए खुली थी जिस रात 12 बजे खुली थी, उस दिन वो दिन था जिस दिन पीटीआई ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिसमिस कर दिया था। उसको रिस्टोर करने के लिए आपके लिए वो रात 12 बजे गैर आईनी काम होता है तो जाहिर बात है जरूर आप उसको गैर आईनी कहें, लेकिन ये ना कहें कि पीटीआई के लिए अदालतें खुली, अदालतें सिर्फ आपके लिए खुली। नहीं, गैर आईनी काम था बिल्कुल अदालतों में। तो बिल्कुल अदालतें जब पीटीआई वालों के लिए खुली तो गुड टू सी यू भी कहा गया, मर्सिडीज में बैठा के भी लाया गया। ये भी तमाम तरह इसी मुल्क में ही काम होते रहे हैं। ये कोई अनोखी बात तो नहीं है, आसमान से उतरी हुई बातें तो नहीं है। यहाँ पे ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आइन का आर्टिकल 255 है, सब आर्टिकल 2, वो वाज़े है इस तमाम तर मामले पे। और उस पर अगर जिसका फ़र्ज़ है, जिसका काम है, उसने ओथ एडमिनिस्टर करना है और वो करने से कासिर है और वो नहीं करता तो ज़ाहिरी बात है फिर अदालत इन द केस ऑफ अ प्रोविंस वो चीफ जस्टिस जो सूबे के हैं वो ज़ाहिरी बात है डेलीगेट भी कर सकते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है। और यानी कि उन्होंने आईनी इख्तियार से तजावुज़ नहीं किया आपके ख्याल? नहीं, उन्होंने आईनी इख्तियार से तजावुज़ नहीं किया, बिकॉज एक जब ऑलरेडी आपने बुला लिया सेशन और वो ओथ एडमिनिस्टर करने के लिए था और जब वो ओथ एडमिनिस्टर होना था तो वो नहीं किया गया बाय व्हाटएवर
रीजनिंग जो उन्होंने दी, और तिलावत से वो पहले कोरम पूरा नहीं हुआ तिलावत था से ना। पहले कोई कोरम नहीं होता। बात यह है कि मैं भी इसी हाउस का यहाँ पे नेशनल असेंबली में हम लोग मेंबर हैं, हम लोग बैठते हैं। तिलावत से पहले कोई आप कोरम पॉइंट आउट कर ही नहीं सकते, ना तिलावत हुई, ना कौमी तराना हुआ, ना नात हुई, और उससे पहले ही उठ के कह दिया जी कि आप कोरम को देखें। बाद में प्रोसीडिंग चलने तो देते। लेकिन मैं मुईज़ जाफरी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना अलर्ट था कि कोरम कंप्लीट ना होने पे वो मुसलसल जो है उसने चीफ जस्टिस साहब को लिख दिया, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो सामने आ गया। 1 साल से वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था जिसके मुताबिक उन्होंने रिजर्व सीट्स के हवाले से भी काम करना था। जी अलीना, बात असल में यही है कि अगर आप इनकी टाइमिंग को ज़रा जूम आउट करके देखें तो ये कॉमेडिक ही लगती है। ये एक मजाक है आइन के साथ। आइन का जब इस्तेमाल करना होता है तो बड़ी वाह होती है कि कोर्ट्स देर तक खुल गए और जज साहब को एकदम से याद आ गया कि उनकी एक आइनी जिम्मेदारी है, और जब आइन की पासदारी नहीं करनी होती तो एक फुल कोर्ट के फैसले को वो इम्प्लीमेंट नहीं करते इस उज़्र पे कि उन्होंने एक रिव्यू डाला हुआ है, और फिर उस रिव्यू को आर्ग्यू करके कामयाब भी हो जाते हैं, जबकि वो कोर्ट के फैसले की कंटेम्प्ट में होते हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में दुनिया में किसी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात की मिसाल नहीं मिलती। मेरे ख्याल में ईडी अमीन के सुप्रीम कोर्ट के सामने भी युगांडा में आपको इस तरह की मिसालें नहीं मिलेंगी कि आपने एक फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ हुआ है, उस फैसले के आप कंटेम्प्ट में हैं, उसकी तौहीन में आपने उसकी नाफरमानी की हुई है, और आप उसका रिव्यू आर्ग्यू कर रहे हैं और रिव्यू आपका कामयाब हो जाता है। बहरहाल ये देखें, ये बात जो है ये इस बात को अयां करती है, ये सिलसिला अभी हुआ है पीटीआई का, कि आप जब ताकत आपके साथ होती है तो आप आइन को, जब आइन आपको लगे कि आपके काम पूरे कर रहा है तो वो फिर बिल्कुल आइन लगता है। लेकिन आइन और कानून होते ही जब आइन और कानून है, जब वो के खिलाफ या ताकत के साथ इस बात को अनकंडीशनली देखते हुए वो काम करें। तो हमने जिस तरह ये डिलेज देखी हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन का जो किरदार 8 फरवरी के इलेक्शंस में पिछले साल देखा है, जो उसके बाद रिजर्व सीट के मामले में उनको एक तफरीक बन के एक्ट करते हुए देखा है, हालांकि काजी फायज ईसा साहब को वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लगते थे। उसके बाद इसको भी एक चैप्टर की तरह देखना होगा, हालांकि इस चैप्टर में मेरे ख्याल में स्पीकर साहब गलत थे। मेरे ख्याल में अगर आप टेक्निकली देखें तो स्पीकर साहब को कोरम पॉइंट आउट तिलावत से पहले या बाद में इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन जिस सेशन के अंदर हल्फ बर्दारी होनी है उस हल्फ बर्दारी से पहले कोरम का फैसला नहीं हो सकता, वरना पहले सेशन के अंदर तो कभी हल्फ बर्दारी नहीं हो सकती। लिहाजा ये जिस तकनीकी मंतक के बेसिस पे ताख़ीर करने की कोशिश की गई थी वो मेरे ख्याल में ज़ाहिर है उसमें ख़ता थी, वो ख़ता हाईलाइट हुई। और 255(2) जब ट्रिगर होता है तो जब आप इनकेपेबल हो, वो मेन आदमी जो देता हो, तो वो इनकेपेबल थे या नहीं थे इस मामले पे अब आप बहस करते रहें, लेकिन बात असल में है वही जो आपने अपने सवाल के अंदर फ्रेम की कि जब जल्दी ताकत को पसंद है तो फिर जल्दी होगी, और जब जल्दी पसंद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और बल्कि वो कुछ सहाफ़ी तो हवाला भी दे रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के उस कमेंट का जो एक वीलॉग पे उनका कमेंट, और एज पर दैट कमेंट यही कुछ इकदाम हमें देखे। साद रसूल साहब, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट नॉमिनेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं गवर्नर साहब को, और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइंस हैं, क्योंकि इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब के माजी में बड़े प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जहाँ पे बताया गया कि जुडिशल ओवर रीच होते ही अगर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइंस नहीं कर सकते, अदालत का काम सिर्फ और सिर्फ लॉज को इंटरप्रेट करना है। देखिए, जैसे कि अभी मोइज साहब भी बात कर रहे थे, पीटीआई ने और पीटीआई के स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली ने, दीगर मेंबरान ने, चीफ मिनिस्टर ने, दीगर लोगों ने अपनी लीगल स्ट्रैटेजी सही तरह नहीं अडॉप्ट की, मेरे ख्याल में जिस तरह करनी चाहिए थी। लेकिन हम उस बात को ना डिफेंड कर रहे हैं, ना उस बात के ऊपर अभी कमेंट कर रहे हैं। जो भी वजह थी कि आपको कोरम, बिल्कुल आप मोहित साहब ने दुरुस्त करवाया कि कोरम आपको पूरा करना चाहिए था, आपको इसको एक तरीके से लेके जाना चाहिए था, आप जुडिशल ऑर्डर को प्रीएम्प्ट कर सकते थे, अब अदालत पहले बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे जो पीटीआई ने अपनी लीगल स्ट्रैटेजी में नहीं की। लेकिन उन तमाम चीज़ों को सियासी तौर पर एक गलती तस्वुर करते हुए अगर आप सिर्फ कानूनी बहस करें तो आर्टिकल 255 सब क्लॉज 2 को ट्रिगर करने के लिए कोई पिटिशन फाइल होगी ना। ऐसे ये थोड़ी हो सकता है कि सुओ मोटो पावर्स तो चीफ जस्टिस के पास है नहीं, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के पास कोई सुओ मोटो पावर नहीं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि चीफ जस्टिस आप टेलीविजन देख रहे हैं और कहें कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पे वायलेशन हो रही है और मैं इसकी कॉग्निजेंस लेता हूँ। अगर किसी ने कोई एप्लीकेशन भी फाइल की तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आप एक जुडिशियल ऑर्डर कर सकते हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चीफ जस्टिस में, हमारे सामने ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का लेटर, इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, पेशावर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन। चीफ जस्टिस साहब और अदालत जजमेंट पास करती है, नोटिफिकेशन कब पास करती है? किस चीज के ऊपर चीफ जस्टिस साहब नोटिफिकेशन पास कर सकते हैं? वो अपनी
जुडिशियल इख्तियार के अंदर नोटिफिकेशंस पास कर सकते हैं कि मैं सेशन जज को यहां से वहां ट्रांसफर कर रहा हूं, वो स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली की नोटिफिकेशन कैसे पास कर सकते हैं? अगर आप इसको, ये सबसे पहली तो बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हो नहीं सकता, इसको जुडिशियल साइड पे 255(2) कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है, उसको अप्लाई करने के लिए आपको जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को पूरा करना है, राइट ऑफ हेयरिंग देना है, नोटिस सर्व करना है, दीगर चीजें करनी है, उसको जुडिशियल साइड फिक्स करना है, जुडिशियल ऑर्डर पास करना है। लेकिन अगर आप इस सारी चीजों को अलहदा भी कर दें, अगर चीफ जस्टिस, अगर ये भी बात की जाए कि चीफ जस्टिस साहब किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कर सकते थे, तो क्या चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का या प्रोविंशियल हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव दायरा इख्तियार ये है कि वो प्रोविंशियल असेंबली को डायरेक्ट कर सकता है? और अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव दायरा इख्तियार दे दिया जाए तो क्या कल सुबह सुप्रीम कोर्ट का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव 5-6 जजेस हैं या एक चीफ जस्टिस है, क्या वो नेशनल असेंबली के स्पीकर को डायरेक्शन पास कर सकता है? क्या वो डायरेक्शन एज जुडिशियल ऑर्डर इंप्लीमेंट होगी? इसके अंदर बहुत ज्यादा झोल हैं। सिर्फ हमारा हमजा शहबाज साहब के केस में भी हुआ था। हमजा शहबाज साहब के केस के अंदर जुडिशियल ऑर्डर हुआ था। आपको याद होगा कि चौधरी साहब का और हमजा शहबाज की जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने 3 दफा ये मुकदमा सुना गया, वापस रेफर किया गया, 3 दफा जुडिशियल ऑर्डर हुआ। गुजारिश ये है कि आप जरूर अपनी, ये सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पीटीआई की तरफ से भी मेरे ख्याल है नाकिस थी, लेकिन आप अपनी पॉलिटिकल चीजों की वजह से 1 दिन 2 दिन 4 दिन आगे पीछे करने के लिए सियासी अमल को अपनाएं। अगर आप जुडिशियल अथॉरिटी को ओवररीच या अंडरमाइन करेंगे, जिस तरह की ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू चीफ जस्टिस साहब ने किया है, तो सिस्टम परमानेंटली डिसमेंबर हो जाएगा, सिस्टम परमानेंटली उसके अंदर एक पैबंद लग जाएगा। कल को ये प्रेसिडेंट्स बन जाएगा। कल को जब एक और चीफ जस्टिस होंगे और वो गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्शन पास करेंगे, तो हम सारी ये नोटिफिकेशन उठा के कहेंगे जी उस वक्त भी तो किया गया था, इसका प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है, इसको जुडिशियल साइड पे कर लेते हैं। इत्तेफाक तो नहीं मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि उसको जुडिशियल साइड पे होना चाहिए था, और मेरी इत्तलात के मुताबिक तो पिटीशन कुछ सू मोटो नहीं हुआ, पिटीशन फाइल हुई थी। संडे को तो नहीं सुनी जा सकती बगैर नोटिस के। वो मोटो ऑर्डर है, नहीं की गई थी, वो एग्जैक्टली ऑर्डर है, वो वसूल नहीं। थोड़ा सा उस पर मैं अगर अर्ज कर दूं, अब उसकी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो तो मेरे पास नहीं, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं। जाहिर बात है वहाँ के अपने लॉ मिनिस्टर ने वहाँ पे छुट्टी के दिन के बायस से बताया गया वो किसी भी, देखें जज छुट्टी का बाउंड नहीं है। अगर उनको उनके घर पे भी पिटिशन मिले, बिकॉज ऑब्वियसली इफ द बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस और अर्जेंसी एक मैटर की, ये भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, मोइज जाफरी साहब भी वकील हैं, हम कई अर्जेंस ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें आप कई यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसे मैटर्स हुए। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आपने बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब सरदार इसाक साहब को इस वजह से मुकदमा सुनने नहीं दे रहे कि आप छुट्टी पे थे। अभी आपने कहा कि जज की छुट्टी कोई नहीं होती, या उधर कह देंगे गलत है या इधर कह देंगे गलत है, और दोनों में से एक जगह पे छुट्टी मांग ले। आपने देखा कि जब एक बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस जब एक पिटिशनर के फेवर में लाए हो रही होती है तो कई दफा होता है। तो फिर सरदार इसाक साहब डिटरमिन करेंगे कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है ना, वो अच्छा इधर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर छुट्टी वाले दिन हो सकता है, उधर नहीं हो सकता। वो चीफ ने डिसाइड करना है ना, ये भी चीफ का ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर तो नहीं है ना, आपका ऑर्डर है जनाब। बात ये है कि चीफ, अगर उसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है और चीफ जस्टिस के पास, जाहिर बात है वो अगर चीफ के पास जाती है तो चीफ ही अगर मार्किंग कर रहा है तो वो उसी ने करनी है। उन्होंने वैसे सरदार इसाक साहब ने भी काफी वो डेमोलिशन स्क्वाड का जिक्र करके वो एक बड़ा सवाल आयद कर दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो कहते हैं, एवर सिंस द डेमोलिशन स्क्वाड वाज कैटापुल्टेड इनटू दिस हाई कोर्ट आफ्टर द 26th अमेंडमेंट वी हैव सीन वन हेरेसी आफ्टर अनदर हर्ल्ड एट द एडिफिस ऑफ जस्टिस, maiming it repeatedly and bringing it almost to its last breath. Well, these are his views. Of course, I can neither confirm or deny whatever he is saying, because obviously इनका अपना एक व्यू है, ये एक अपना व्यू रखते हैं, ये अपना व्यू बिल्कुल रखें। देखिए जजेस का काम 26वीं आईनी तरमीम के बाद साद रसूल साहब वैसे इस बात की गुजारिश करूं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कितने ऑर्डर्स आए हैं सर? जजेस का काम मैं बताता हूं, जजेस का काम है कि वो अपने ऑर्डर्स पास करें, स्पीकिंग ऑर्डर्स पास करें, as opposed to I mean of course comments such as this, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम तो ऑलरेडी चैलेंज है, गुजारिश वो तो टेक अप होने दें, वो तो गुजारिश है, उसके बावजूद वो भी तो टेक अप नहीं होने दे रहे, तो इन अदालत का नोटिस आपको भी हुआ है, गवर्नमेंट डोमिनेटेड जुडिशियल कमीशन है ना, फिक्स करते हैं। गुजारिश ये है, जो सरदार इसाक साहब ने भी बात की, मेरी गुजारिश ये है कि हम एक सिस्टमैटिक चीज देख रहे हैं। वो कहते हैं कि इफ इट वॉक्स लाइक अ डक, इफ इट टॉक्स लाइक अ डक, इट्स अ डक।
हम एक सिस्टमैटिक चीज देख रहे हैं कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ जजेस को आइसोलेट किया, कहा ना सिर्फ कि नए मुकदमे नहीं सुनेंगे। मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, ये आपको बताएंगे कि पिछले एक महीने के अंदर जस्टिस कियानी, जस्टिस सरदार इसहाक, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस जहांगीरी के सामने एक अर्जेंट भी नहीं लगी, जस्टिस समन के सामने एक अर्जेंट भी नहीं लगी। आप कोई नया मुकदमा तो उन्हें देना ही नहीं चाहते। जो पिछले मुकदमे वो सुन रहे हैं, कभी आप उसको आईसीए के अंदर, कभी बेंच फॉर्मेशन के अंदर आप उसको चेंज कर देते हैं। सरदार इसहाक साहब की बात से आप एग्री डिसएग्री ना करें, लेकिन इस बात को तस्लीम करें कि वाकई जो हिस्टोरिकल इवेंट्स 26वीं तरमीम के बाद हुए हैं वो हुए इसलिए हैं, या उनके एक सीक्वेंस इस तरह है कि जस्टिस सरदार इसहाक साहब और दीगर इस तरह के जज साहिबान मुकदमात ना सुन आप सकें। ये कहना चाह रहे इसको क्या हैं कि कहेंगे? जुडिशरी इज अ लेम डक नाउ? नो, सर्टेनली जो जजेस ज़ेरे अताब हैं वो एब्सोल्युटली लेम डक हैं, खौ मंसूर अली शाह साहब हों सुप्रीम कोर्ट के अंदर या सरदार इसहाक साहब हों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।